नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक वाक्य जरूर सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं जब इंसान का बुरा वक्त आने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। वो अपना विवेक खो देता है और उसका मन ही उसे इतना बेचैन कर देता है कि उसे ये समझ आना बंद हो जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और फिर वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है लगभग 22 साल पुरानी। राजस्थान में एक ज़िला है अजमेर। अजमेर में एक इलाका है और उस इलाके में एक पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन का नाम है सागर। सागर पुलिस स्टेशन में एक गुमनाम शख्स का कॉल आता है। तारीख थी 28 अप्रैल 2003 और कॉल करने वाला कहता है कि इस इलाके में एक कुआं है और उस कुएं के अंदर एक पोटली में एक लाश है और उस लाश का सर गायब है। यह सुनकर पुलिस वालों के कान खड़े होते हैं। तभी वो अगली खबर देता है और बताता है कि इसी इलाके में एक नदी है और उस नदी के किनारे पर एक पोटली पड़ी है और उस पोटली के अंदर वो सर बांधकर फेंक दिया गया है। वो आगे और बताता है कि वहीं से थोड़ी दूर पर एक जंगल है, वहाँ एक खास जगह है और उस जगह पर एक पोटली पड़ी है और उस पोटली में खून से सने हुए कपड़े बांधकर फेंक दिए गए हैं। वो इंसान लगातार पुलिस को जानकारी दे रहा था और पुलिस को लगा कि शायद ये कोई सरफिरा है, कोई पागल है जो ना जाने क्यों अनाप शनाप बातें बके जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उससे कुछ और पूछताछ करती, वो शख्स कॉल कट कर देता है। पुलिस को एक बार तो ये लगा कि चलो छोड़ो, सब बकवास है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हमें किसी ने जानकारी दी है और अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि कम से कम एक बार जाकर तो हम बताई हुई जगह पर तलाशी लें। खुद ब खुद साफ हो जाएगा कि ये फ़ोन सच्चा था या झूठा। अब पुलिस उस इलाके में पहुंचती है जिसका नक्शा उस व्यक्ति ने पुलिस को अच्छे से समझाया था। पुलिस को कुआं मिल जाता है और कुएं के अंदर जब पुलिस झांक कर देखती है तो उसे एक कपड़ा दिखाई देता है। पुलिस गांव के लोगों को इकट्ठा करती है और उनकी मदद से कुएं से उस कपड़े को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि कपड़ा भारी था, मतलब वाकई इसके अंदर कुछ ना कुछ लपेट कर डाला गया था। और जब उसे बाहर निकाला जाता है और खोल कर देखा जाता है तो उसमें से सच में एक लाश निकलती है जिसका सर गायब था। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि कॉल करने वाले व्यक्ति बिल्कुल सच बोल रहा था। अब पुलिस उसके द्वारा बताई गई दूसरी जगह पहुंचती है जहां उसने बताया था कि नदी के किनारे पर एक पोटली पड़ी है। पुलिस तलाश करती है और पुलिस को वो पोटली भी मिल जाती है। जब उसे खोल कर देखा जाता है तो उसमें आधा जला हुआ सर था। वो सर इस कदर जल चुका था कि उसको पहचान पाना नामुमकिन था और मरने वाला व्यक्ति कौन है ये बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता था। पुलिस तीसरी जगह पहुंचती है, वहाँ भी एक पोटली मिलती है जिसमें खून से लथपथ पैंट और शर्ट बंधे हुए थे। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। पोस्टमार्टम के लिए अजमेर के एक सरकारी अस्पताल में लाश के टुकड़ों को भेज दिया जाता है। पुलिस अपनी तफ्तीश में लग जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि मरने वाला कौन था। उस इलाके के आसपास के सभी लोगों से एक एक करके पूछताछ की जाती है। आसपास के पुलिस थानों से संपर्क किया जाता है और ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज की है या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था और केस आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और इस रिपोर्ट में और कुछ तो खास पता नहीं चलता, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था कि मरने वाले व्यक्ति की बाईं आंख और जबड़े के बीच में कभी ना कभी कोई सर्जरी की गई थी। हो सकता है उसका कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो और उसकी वजह से उसको चोट लगी हो और इस सर्जरी के दौरान उसकी आंख और जबड़े के बीच में एक स्टील का वायर डाला गया था। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन ये लाश किसकी है इसका अभी तक कुछ पता नहीं था। अब पुलिस फैसला लेती है कि अखबार में एक विज्ञापन दिया जाएगा। उस विज्ञापन में पुलिस बताती है कि ऐसे ऐसे करके पुलिस को एक लाश मिली है, कुछ कपड़े मिले हैं जिसमें खून से लथपथ पैंट और शर्ट है। इसके अलावा कटा हुआ सर मिला है जिसको जलाने की पूरी कोशिश की गई है। और सबसे खास बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मरने वाले व्यक्ति की कभी ना कभी कोई सर्जरी की गई थी, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से सर्जरी हुई थी और उसकी बाईं आंख और जबड़े के बीच में एक स्टील का वायर डाला गया था।
कुछ इस तरह से पुलिस 6 मई 2003 को लोकल अखबार में विज्ञापन दे देती है और फिर लाश की तस्वीरें और जरूरी सामान सहेज कर रख लिया जाता है और एक लावारिस लाश की तरह उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब इधर विज्ञापन दे दिया गया और पुलिस इंतजार कर रही है कि शायद कोई अपनी तरफ से आए और बताए कि लाश किसकी है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। तभी एक दिन अचानक अजमेर से बहुत दूर किशनगढ़ एक जगह है, वहाँ पर एक मार्बल के कारोबारी रहते हैं जिनका नाम था दुर्गा प्रसाद। उनका एक बेटा था, वो भी मार्बल का बिजनेस करता था और बेटे का नाम था भवानी शर्मा। भवानी शर्मा अपनी पत्नी निधि शर्मा और अपने 2 बेटों के साथ अजमेर में ही रहा करता था। इत्तेफाक से दुर्गा प्रसाद जी की नज़र इस विज्ञापन पर पड़ती है। हुआ ये था कि दुर्गा प्रसाद का बेटा भवानी शर्मा कुछ दिन से गायब था, लेकिन दुर्गा प्रसाद को ये नहीं पता था कि उनका बेटा लापता है। और इसकी वजह ये थी कि जब भवानी शर्मा की शादी हुई थी तो वो अपने परिवार के साथ पहले किशनगढ़ में ही रहा करता था और यहीं पर अपना बिजनेस किया करता था। फिर बिजनेस को लेकर आपस में भाइयों में कुछ बातचीत हुई, वो अपने परिवार के साथ अजमेर चला गया और अब पिछले कई सालों से वो अजमेर में ही रहकर बिजनेस कर रहा था। तो कभी कभी 4-6 महीने में वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए गाँव आ जाया करता था। कभी हफ्ते में, 10 दिन में या महीने में दुर्गा प्रसाद जी उसको कॉल कर लेते थे या फिर वो खुद कॉल करके उनसे उनका हालचाल पूछ लिया करता था। भवानी शर्मा के मार्बल के गोदाम में कुछ ऐसे लोग थे जो उनके पिताजी को भी अच्छी तरह से जानते थे और कभी कभी उनसे भी उनकी बात हो जाया करती थी। अब जब कई दिन तक भवानी शर्मा का कॉल नहीं आया और इधर से जब दुर्गा प्रसाद ने कॉल करने की कोशिश की तो मोबाइल स्विच ऑफ आया। तो दुर्गा प्रसाद जी ने गोदाम के एक कर्मचारी को कॉल किया और पता लगाने की कोशिश की कि भवानी शर्मा ने कई दिन से कॉल नहीं किया है, वो कहाँ है। तो कर्मचारी ने उनको बताया कि काफ़ी दिन से मालिक तो गोदाम पर आ ही नहीं रहे हैं, ऑफिस में काम करने के लिए आ ही नहीं रहे हैं और सारा काम जो है उनकी पत्नी निधि शर्मा ही संभाल रही हैं। बिजनेस की जो भी डील होती है वो निधि शर्मा खुद करती हैं, जो भी पैसे का लेन देन होता है वो भी खुद करती हैं और जब पैसा इकट्ठा होता है तो उसको खुद लेकर चली जाती हैं। कर्मचारी उन्हें कहता है कि सेठ जी, हमें यहाँ काम करते हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन भवानी शर्मा जी ने ऐसा कभी नहीं किया और बिना बताए वो कभी कहीं नहीं गए और अपने ऑफिस से कभी एब्सेंट रहे ही नहीं। अब बेटा काम पर नहीं जा रहा था, मोबाइल भी बंद था और किसी तरह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो दुर्गा प्रसाद जी परेशान हो जाते हैं। अब जो उनकी बहू थी निधि शर्मा, उससे उनकी बातचीत कुछ अच्छी नहीं थी, रिश्ते ठीक नहीं थे और इसी वजह से उसे वो कभी कॉल भी नहीं किया करते थे। लेकिन जब कोई समाधान नहीं मिलता तो एक दिन अचानक वो फिर अपनी बहू निधि शर्मा को ही फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि भवानी कहाँ है, काफ़ी दिन हो गए उससे बातचीत नहीं हो पा रही, उसका मोबाइल बंद है। तो निधि उनसे कहती है कि भवानी शर्मा पता नहीं कहाँ चले गए, मेरा उनसे छोटा मोटा झगड़ा हो गया था और नाराज़ होकर वो बाहर निकल गए और अभी तक वापस नहीं आए। तो दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं कि गोदाम पर काम करने वाले कर्मचारी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि अब सारा बिजनेस तुम संभाल रही हो और तुमने हमें ये बात भी नहीं बताई। तो इसके जवाब में निधि शर्मा उन्हें कहती है, मैं क्या करती, जब वो नहीं आ रहे थे तो मुझे काम करना पड़ा, इसलिए मैं चली जाती हूँ, जब वो आ जाएंगे तो मैं जाना बंद कर दूंगी, वो खुद संभाल लेंगे। दुर्गा प्रसाद जी को भी लगा कि हो सकता है पति पत्नी का छोटा मोटा झगड़ा हो गया होगा, वो नाराज़ होकर कहीं चला गया होगा और जब 2-4 दिन में उसका मूड ठीक हो जाएगा तब वापस आ जाएगा। और यही वजह थी कि दुर्गा प्रसाद जी को यह कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उनका बेटा लापता हो चुका है। लेकिन जब 6 मई 2003 को वो विज्ञापन देखते हैं, पढ़ते हैं और विज्ञापन में जिस तरह से लाश की लंबाई चौड़ाई बताई गई थी और ये भी लिखा था कि जिस व्यक्ति की लाश है उसकी सर्जरी के दौरान उसकी बाईं आंख और जबड़े के बीच में एक स्टील का वायर डाला गया था। तो इस विज्ञापन में स्टील के वायर की बात को पढ़ने के बाद उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि ये सारी बातें उनके बेटे भवानी शर्मा के साथ मैच करती थी। हुआ ये था कि दुर्गा प्रसाद के बेटे भवानी शर्मा का 11 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनके जबड़े में चोट लगी थी और जबड़ा टूट गया था। भवानी शर्मा को तुरंत राजस्थान के सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया था। वहाँ से उन्हें दिल्ली रेफर किया गया था सर गंगाराम हॉस्पिटल में। यहीं पर उनकी सर्जरी की गई थी और इस सर्जरी के दौरान बाईं आंख के नीचे एक स्टील का वायर लगा दिया गया था ताकि उनका जबड़ा अपनी जगह पर सही से फिट हो सके और सही से काम कर सके। दुर्गा प्रसाद जी इस खबर को पढ़कर बुरी तरह डर गए थे, घबरा गए थे। उन्हें लगा कि जिसकी लाश मिली है शायद वो उन्हीं का बेटा हो, क्योंकि कई दिन से वो गायब था और अब तक घर नहीं पहुंचा था। इसी घबराहट में वो अपने बाकी बेटों को फ़ोन करते हैं और विज्ञापन के बारे में बताते हैं। साथ ही दुर्गा प्रसाद जी निधि शर्मा को भी फ़ोन करते हैं और उससे इस विज्ञापन के बारे में बात करते हैं और फिर सारे घर वाले तय करते हैं कि अजमेर चलते हैं, सागर पुलिस थाने में जहाँ पर लाश रखी है, और वहीं जाकर पता करते हैं कि सच क्या है। अब निधि शर्मा को लेकर वो सब लोग थाने पहुँच गए थे।
अब पुलिस उनसे पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो दुर्गा प्रसाद जी बताते हैं कि आपने जो विज्ञापन दिया था उस विज्ञापन को पढ़कर हम यहाँ आए हैं। उसमें जो स्टील के वायर वाली बात थी वो हमारे बेटे के जबड़े में भी लगा हुआ था, इस वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं कि उस डॉक्टर का फ़ोन नंबर हमारे पास है जिन्होंने भवानी शर्मा का ऑपरेशन किया था, आप उनसे बात कर लीजिए, शायद कुछ पता लगे। अब पुलिस दिल्ली में उस डॉक्टर को फ़ोन करती है और उनसे पता करती है कि आपने इस प्रकार के स्टील वायर को लगाया था या नहीं। तो वो डॉक्टर साहब पुलिस वालों को बताते हैं कि पहली बात तो इस तरह का ऑपरेशन भारत में करना बहुत मुश्किल है और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 3 लोगों के इस तरह के ऑपरेशन किए हैं। मैं आपको उन तीनों लोगों का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भेज देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, शायद आपको कुछ जानकारी मिल सके। डॉक्टर साहब थोड़ी देर बाद तीनों लोगों का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भेज देते हैं। इन तीनों में से एक नाम भवानी शर्मा का भी था। अब पुलिस बाकी बचे 2 लोगों से संपर्क करती है तो पता चलता है कि वो दोनों लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, ठीक ठाक हैं। यानी घूम फिर कर बात फिर वापस भवानी शर्मा पर आ जाती है। अब दुर्गा प्रसाद और उसके पूरे परिवार के दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। उनका शक अब यकीन में बदलने लगता है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास कुछ सामान है जो संभाल कर रखा गया था क्योंकि वो केस की प्रॉपर्टी है, तो एक बार उसको भी देख लीजिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। अब पुलिस का एक सिपाही जाता है, माल खाने से एक पोटली को लाता है और उस पोटली को इंस्पेक्टर साहब जी के सामने टेबल पर रख देता है। अब सीन ये था कि तमाम घर वाले, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी और उस पोटली की तरफ देख रहे थे। पोटली को खोला जाना था और ये पहचाना जाना था कि ये सामान, ये कपड़े भवानी शर्मा के हैं या नहीं। लेकिन तभी एक अजीब बात होती है। अभी तक वह पोटली बंद थी और टेबल पर रखी थी, लेकिन अचानक निधि शर्मा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि ये सामान तो उसके पति का ही है। अब जो इंस्पेक्टर साहब वहाँ थे, उन्हें इस बात को देखकर बड़ी हैरानी होती है कि जो महिला अब तक चुपचाप खड़ी थी वो अचानक बिना सामान को देखे ही क्यों रोने लगी और ये कैसे क्लेम करने लगी कि ये सामान उसके पति का ही है। पर इंस्पेक्टर साहब के दिमाग में एक शक यहाँ पैदा हो जाता है। खैर, पोटली को खोला जाता है, सामान को टेबल पर रखा जाता है और अब सब उसको पहचान लेते हैं कि यह सामान वाकई भवानी शर्मा का था और मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, भवानी शर्मा ही था। पुलिस को सबसे पहले सवाल का जवाब मिल चुका था कि मरने वाला मार्बल कारोबारी भवानी शर्मा था, लेकिन दूसरा सवाल अभी ज्यों का त्यों था और सवाल ये था कि आखिर भवानी शर्मा को मारने वाला कातिल कौन था और उसने क्यों मारा था। अब पुलिस इंक्वायरी शुरू कर देती है। एक एक करके घर के सभी लोगों के बयान दर्ज किए जाते हैं। इस पूछताछ के दौरान घर के सभी लोगों का इशारा निधि शर्मा की तरफ था। पुलिस कारण पूछती है लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे पाता और दूसरी तरफ जब निधि शर्मा से पूछा जाता है तो वो सारा इल्ज़ाम अपने ससुराल वालों पर डाल देती है, उनके सर मढ़ देती है और कहती है कि इन लोगों ने ही मिलकर मेरे पति को मरवाया है क्योंकि ये सारे लोग उनके बिजनेस पर, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते थे और इन्होंने ही मेरे सुहाग को उजाड़ दिया। कुल मिलाकर एक दूसरे के ऊपर हत्या का आरोप लगाया जा रहा था। तो पुलिस एक निर्णय लेती है कि हर एक सदस्य पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। कौन कब क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है और किस किस के संपर्क में है, ये सारी चीज़ें नोट की जाएंगी। सब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और पता लगाया जाएगा कि असली गुनहगार कौन है। अब पुलिस की 2 टीमें जांच पड़ताल कर रही थी। एक टीम निधि शर्मा के ससुराल वालों पर नज़र रख रही थी और दूसरी टीम निधि शर्मा और उसके मायके वालों पर नज़र रख रही थी। कई दिनों तक लगातार नज़र रखने के बाद निधि शर्मा के ससुराल वालों की तरफ से कोई ऐसी हरकत या एक्टिविटी नोटिस नहीं की जाती जिससे उन पर कोई शक किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ निधि शर्मा और उसके परिवार की जांच में पुलिस को कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही थी। दरअसल हुआ ये था कि पुलिस को जांच के दौरान भवानी की एक डायरी मिली थी और भवानी को शायद डायरी लिखने का शौक था, आदत थी। वो लगातार उसमें अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को लिखता रहता था, उसमें नोट करता रहता था। जब पुलिस उस डायरी को पढ़ती है तो पुलिस को पता चलता है कि भवानी शर्मा ने उस डायरी में अपने और अपनी पत्नी के रिश्ते बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। कहीं कहीं उसने लिखा था कि आज मेरा और निधि का झगड़ा हुआ है, आज निधि मुझसे डिवोर्स मांग रही है, आज निधि ने ये कहा, आज निधि ने वो कहा, आज निधि ने कहा कि कोर्ट में चलो वकील से बात करते हैं और आज इस किस्से को ख़त्म करते हैं। अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हम अलग रहेंगे। फिर आगे लिखा था कि झगड़ा करके आज वो फिर घर से निकल गई थी और मैं उसको मना कर ले आया। लेकिन एक दिन फिर उसने झगड़ा किया और दोनों बच्चों को मेड के हवाले छोड़कर वो घर से चली गई। मैं उसको सारा दिन ढूंढता रहा लेकिन वो रात में 11 बजे के आसपास आई। डायरी में एक जगह ये भी लिखा था कि वो अक्सर अचानक ही घर से गायब हो जाती थी और बहुत देर रात घर लौटती थी। इस डायरी में भवानी शर्मा ने जो कुछ भी लिखा था
और अपनी पत्नी के बारे में जो भी खुलासा किया था, उससे साफ साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं निधि शर्मा के अंदर गुस्सा था, नाराज़गी थी, और वो अपने पति से दूर रहना चाहती थी या भवानी को खुद से दूर कर देना चाहती थी। लेकिन डायरी में ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी जिससे ये शक पैदा हो सके कि उसका रिश्ता इतना बिगड़ चुका था कि अब निधि शर्मा अपने पति भवानी शर्मा का कत्ल कर सकती है। इस तरह की संभावना या शंका भवानी शर्मा ने अपनी डायरी में कहीं नहीं लिखी थी। जांच करते हुए पुलिस को काफ़ी दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक ना कोई सबूत हासिल हुआ था और ना मोटिव मिला था कि किस वजह से भवानी शर्मा का कत्ल किया गया था। खैर, पुलिस अपनी जांच को जारी रखती है और एक बात नोट करती है कि जब भी निधि शर्मा से पूछताछ की जाती है तो उसका भाई उसके साथ ज़रूर आता है और पूछताछ के बीच में वो निधि को रोकने टोकने का प्रयास करता है। उसकी हरकत से पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं निधि और उसके भाई के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। खैर, कुछ दिन और बीतते हैं। पुलिस निधि शर्मा के माँ बाप से पूछताछ करती है, उसके भाई से पूछताछ करती है, उनके यहाँ काम करने वाले स्टाफ के लोगों से पूछताछ करती है, मेड से पूछताछ करती है। और इतने लोगों से पूछताछ करने के बाद स्टाफ के लोगों में से कोई उन्हें बताता है कि भवानी शर्मा और निधि शर्मा के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। और इसकी वजह ये थी कि निधि शर्मा अपने पति भवानी शर्मा पर शक किया करती थी और उसे लगता था कि भवानी शर्मा का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि भवानी शर्मा की डायरी में एक जगह ये भी लिखा था कि निधि बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भवानी शर्मा अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से मिले और बातचीत करे। और जब पुलिस ने इस बारे में पूछा तो भवानी शर्मा के परिवार वालों ने ये कहा कि निधि शर्मा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भवानी शर्मा माँ बाप या भाइयों के साथ मिलकर रहे या उनसे बात करे। और यही वजह थी कि निधि शर्मा के दबाव के चलते भवानी अपने दोनों बच्चों को लेकर अजमेर चला गया था और वहीं बिजनेस करने लगा था। मगर बीच बीच में वो चोरी चोरी, चुपके चुपके अपने माँ बाप से मिलने के लिए आ जाया करता था। लेकिन वो नहीं चाहता था कि इस बारे में निधि शर्मा को पता चले, वरना फिर उनका झगड़ा होगा। जांच के दौरान पुलिस को कहीं ना कहीं निधि शर्मा पर पहले दिन से ही शक था और अब इतनी सारी बातें सामने आ चुकी थी। अब पुलिस बड़ी चालाकी से काम करना शुरू करती है। एक दिन निधि शर्मा और उसके भाई दोनों को एक साथ बुलाती है और फिर दोनों से अलग अलग कमरों में ले जाकर पूछताछ करती है, वो भी पुलिसिया अंदाज में। निधि शर्मा के भाई के सामने पुलिस कुछ इस तरह दिखाती है जैसे निधि शर्मा ने सारा सच बता दिया है और अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ निधि शर्मा के सामने पुलिस इस तरह से व्यवहार करती है कि उसके भाई ने सारी पोल खोल दी है। पुलिस की ये ट्रिक और ये टॉर्चर काम कर जाता है और निधि शर्मा का भाई पुलिस की चाल में फंस जाता है और वो भवानी शर्मा के कत्ल की पूरी सच्चाई पुलिस को सुनाता है और कहता है कि हाँ, मेरी बहन ने ही अपने हाथों से अपना सुहाग मिटाया है। उसी ने उसके यहाँ काम करने वाले एक ड्राइवर की मदद से भवानी शर्मा की हत्या की है। अब पुलिस निधि शर्मा को उसके भाई के सामने बिठाती है और उसके सामने उसका बयान लेती है तो वो वही बात बोलता है जो उसने थोड़ी देर पहले बोली थी। अब निधि शर्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सारी सच्चाई खुद ब खुद बताने लगती है। फिर जो पूरी कहानी सामने आई वो कुछ इस तरह थी। निधि शर्मा बताती है कि जब उसकी शादी हुई तो भवानी शर्मा के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, पूरी ज़िंदगी खुशहाल थी और धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं और इस दौरान उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। फिर वो बिज़नेस के लिए अजमेर आ गए और यहीं बिज़नेस करने लगे। लेकिन भवानी शर्मा अक्सर बिज़नेस के सिलसिले में अलग अलग शहरों में जाया करते थे, अलग अलग राज्यों में जाया करते थे। वो कभी मुंबई जाता था, कभी हैदराबाद, कभी अहमदाबाद, कभी कोटद्वार। इस तरह से वो बहुत सारे शहरों में जाया करता था और इस दौरान वो बहुत खुश रहता था। और उसकी खुशी देखकर निधि शर्मा को ऐसा लगने लगा था कि उसके पति का किसी न किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा है और वो बिजनेस का बहाना करके शायद उसी महिला के साथ रहता है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये शक भी बढ़ता गया। उसे लगने लगा था कि भवानी शर्मा किसी न किसी दिन उसको छोड़ देगा और उस दूसरी महिला से शादी कर लेगा और अगर इसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस महिला को दे दी तो ये सड़क पर आ जाएगी और इसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। उसे ये भी लगता था कि भवानी शर्मा अपने माँ बाप और अपने भाइयों के बहुत क्लोज है और वो हमेशा उनसे बातचीत करता रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने माँ बाप या भाइयों के नाम ना कर दे। इसलिए वो चाहती थी कि भवानी शर्मा पूरा बिजनेस, पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। कुल मिलाकर एक शक के चलते निधि शर्मा के मन में प्रॉपर्टी को लेकर एक लालच पैदा हो चुका था। वो आगे कहती है कि उसे किसी भी हाल में पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। वो इतनी अंधी हो गई थी कि उसके मन में एक दिन ये आ गया कि अगर किसी दिन भवानी शर्मा को कुछ हो गया, वो इस दुनिया से चला गया, तो ऑटोमेटिकली पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम से आ जाएगी। और इस ख्याल के आते ही वो पक्का निर्णय कर लेती है, पक्का डिसीजन ले लेती है कि वो अपने पति को रास्ते से हटा देगी। लेकिन अब इसके लिए वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहती थी।
यही सोचकर वो खुद अपने पति को इस दुनिया से विदा करने के बारे में सोचने लगती है। उसने पक्का इरादा बना लिया था कि वो हर हाल में अपने सुहाग को मिटाकर ही रहेगी, और इसके लिए उसने अपने यहाँ काम करने वाले एक ड्राइवर को चुना। उस ड्राइवर को भवानी शर्मा ने लोन पर एक कार दिलवाई थी, और वो ड्राइवर भवानी शर्मा की बहुत इज्जत करता था, उनका मान सम्मान किया करता था। लेकिन निधि शर्मा धीरे धीरे उसे अपनी बातों में उलझा लेती है और कहती है कि मुझे अपने पति का कत्ल करवाना है। अगर तुम ये कत्ल करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम भवानी शर्मा को रास्ते से हटा दोगे तो मैं तुम्हारा सारा लोन पे कर दूंगी और तुम्हें अलग से 2-4 लाख रुपए दूंगी। अब ड्राइवर गरीब आदमी था, और पैसा ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़ों की नीयत बदली कर देता है। वो भी लालच में आ गया और निधि शर्मा के साथ हो लिया। और फिर एक रोज़ 27 अप्रैल 2003 की रात जब भवानी ऑफिस से घर आता है तो निधि शर्मा उसे जूस पीने के लिए देती है, और उस जूस में वो नींद की गोलियां मिला देती है। जूस पीने के थोड़ी देर बाद ही भवानी शर्मा सो जाता है। उसके सोने के बाद निधि ड्राइवर को फ़ोन करती है, वो आ जाता है और दोनों मिलकर लोहे की रोड से भवानी शर्मा के सिर पर कई वार करते हैं। जब उन्हें लग जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि वो मर चुका है, तो लाश को लेकर वो बेसमेंट में चले जाते हैं और वहाँ उसे जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद धुआं ज़्यादा हो जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा, तो इसलिए वो अपना प्लान बदलते हैं। फिर वो भवानी शर्मा की गर्दन को काटकर अलग कर देते हैं और गैस के चूल्हे पर उसको भूनते हैं। उसको इस तरह जला देते हैं ताकि उसका चेहरा किसी को पता ना चल सके। धड़ को एक कपड़े में बांधकर कुएं में फेंक दिया जाता है और एक पोटली में बांधकर दूसरी जगह नदी के किनारे सर फेंक दिया जाता है, और कपड़ों को किसी और जगह फेंक दिया जाता है, और वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। ये सारी कहानी छुपी रहती, मगर एक अनजान शख्स ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और ये बता दिया कि लाश के टुकड़े कहाँ कहाँ पड़े हैं। मगर हैरान करने वाली बात ये थी कि केस तो सोल्व हो गया था, लेकिन पुलिस कभी उस अनजान शख्स का पता लगा ही नहीं पाई जिसने सबसे पहले पुलिस को इस हत्या के बारे में खबर दी थी। दोनों कातिल पकड़े गए थे और मुकदमा चलता है। फिर 30 जुलाई 2004 को निधि और उसके ड्राइवर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस वक्त उम्र कैद 14 साल की हुआ करती थी। अदालत के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। इसलिए मैंने कहानी के शुरू में कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक अच्छा भला परिवार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, 2 बेटे थे। फिर भी निधि शर्मा की बुद्धि कुछ इस तरह फिरी कि उसने अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ ली। उसके दोनों बेटे अपने दादा दादी के पास रहते हैं, लेकिन वो अपनी उस माँ की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते जिसने दौलत के लिए उनके सिर से पिता का साया छीन लिया। देखा जाए तो निधि आज बिल्कुल अकेली है। उसे ना पति मिला, ना परिवार मिला, ना वो दौलत मिली जिसकी वजह से वो एक कातिल बन गई। तो ये थी आज की कहानी। आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सच्ची घटना और सच्ची कहानियों का ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।